नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे हम ना। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, वेक्टर का क्या क्या कुछ इंट्रोडक्शन था उसके बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इतना सारा बात कर लिया था टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, और क्या बात किया था हमने, है ना, इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट थोड़ा सा जो छूट गया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, या बोलिए कि उसमें हम आगे बढ़ते हैं। छूटा नहीं था, समझिए कि उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एंगल कैसे निकाला जाता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थीटा को क्या बोला जाता था बताइए? एंगल बिटवीन द वेक्टर। थीटा को क्या बोला जाता था? एंगल बिटवीन द वेक्टर। और जो एंगल होता था वो हमारा क्या होता था? या तो टेल टू टेल होता था, या तो क्या होता था? टेल टू टेल होता था, और नहीं तो क्या होता था? हेड टू हेड होता था। नहीं तो क्या होता था? हेड टू हेड होता था। अगर एक हेड से अगर टेल दूसरा जा रहा और बोल दे कि ये एंगल, तो ये नहीं होता था। क्या करते थे हम लोग? इसको बढ़ा करके आगे बढ़ते थे और इसको फिर इसको थीटा मानते थे, है ना। दो वेक्टर होता था। तो याद करिए, इतना हमने बता चुका था, है ना, इतना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंगल को निकाला कैसे जाता है उसके बारे में। उसके पहले हम आपको डायरेक्शन के बारे में एक बार बताना चाहेंगे। अगर बोर्ड पे ले रहे हैं तो बोर्ड अगर इस तरीके से है तो चार, है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, चार कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा इधर वाले को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलेंगे, है ना। है ना, ये ऑब्वियस ही बात है कि इधर ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट। और ऊपर वाले को हमेशा क्या मानते हैं? नॉर्थ। ठीक है ना, ऊपर वाले को क्या मानते हैं? हमेशा नॉर्थ। ठीक है, अभी ब्लैक बोर्ड इस तरीके से है तो इस तरीके से हम लोग नॉर्थ ऊपर की ओर ले रहे हैं। अगर ब्लैक बोर्ड इस तरीके से रहेगा, ब्लैक बोर्ड इस तरीके से रहेगा तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? बोर्ड पे इधर की ओर। ठीक है, अगर हम लोग सामने हैं, अगर नॉर्थ पूछ दे तो किधर हो जाएगा? इस तरीके से नॉर्थ मान लेंगे। पेज पे बोल रहे हैं, पेज पे, कॉपी पे, अगर इस तरीके से कॉपी रख रहे हैं और इस तरीके से हम लिखना चाह रहे हैं कॉपी पे, और नॉर्थ डायरेक्शन बताना होगा तो इधर बताएंगे नॉर्थ डायरेक्शन। किधर बताएंगे? इस तरफ बताएंगे। ऊपर की ओर क्या बताएंगे, है ना, इधर नॉर्थ हो गया तो ऊपर की ओर क्या बताएंगे? उससे पहले हम लोग बात कर ले इस तरीके से, इधर इधर। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा नॉर्थ। ठीक है ना, अगर कॉपी हम इस तरीके से ले रहे हैं और हम इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो इसका नॉर्थ क्या हो जाएगा? पेज पे बोल रहे हैं, पेज पे, पेज पे ये हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, और इसके राइट साइड में, है ना, राइट हाथ में क्या हो जाएगा? ईस्ट, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा ईस्ट। और अगर बात करें हम लोग की के जो जेड एक्सिस है वो कहाँ पे होगा? तो ऊपर होगा। कॉपी के ऊपर इमेजिन करेंगे, है ना। कॉपी के ऊपर तो हर बार बना नहीं सकते हैं, कॉपी के ऊपर हर बार तो बना नहीं सकते हैं के को या जेड एक्सिस को, है ना, के कैप को या जेड एक्सिस को ऊपर की ओर नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम इसको कॉपी में ही इस तरीके से टेढ़ा कर देते हैं। देखिएगा, ये हो गया हमारा नॉर्थ। ठीक है, और ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। ठीक है, अगर इमेजिन करके देखिए पेज पे रख करके तो इधर की ओर नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, और ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? ये ऊपर की ओर हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, अगर हमको ब्लैक बोर्ड में इसी तरीके से बनाना है तो देख लीजिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना, और जेड एक्सिस की बात रहेगा तो ये करना होगा तो ऊपर ऐसे होगा। जेड एक्सिस क्या होगा? इस तरीके से होगा, लेकिन हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए ऊपर की ओर कर देंगे क्या चीज़? जेड एक्सिस। क्या बोल देंगे? जेड एक्सिस बोल देंगे इसको। ठीक है ना, क्या बोल देंगे? जेड एक्सिस। और नीचे की ओर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड एक्सिस। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है ना, और ईस्ट की डायरेक्शन तो हम लोग चार ही जानते हैं, तो ईस्ट की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और नॉर्थ की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस। वेस्ट की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, और साउथ की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ बाई एक्सिस। क्या बोलते हैं?
माइनस ऑफ वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर की ओर रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड 2D में है और हम इमेज को बना रहा है 3D में, तो इस तरीके से इसको टेढ़ा करके बताना चाह रहा है कि ऊपर में है। कहाँ पे है, ऊपर में है। और ये वाला कहाँ पे है, नीचे में, अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, बोर्ड के पीछे से जा करके उधर चला गया है, तो ये माइनस जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जानते हैं कि किसको क्या नाम से बोलते हैं। अगर इस तरफ डायरेक्शन लिखना होगा तो इसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और इसी के अपोजिट माइनस में माइनस आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्लस जे कैप बोलते हैं, और माइनस वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ जे कैप बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। और जेड एक्सिस को बोलते हैं के कैप, और माइनस जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। अभी ध्यान रखने वाला बात क्या है, ये आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप और माइनस आई कैप, ठीक है। तो ध्यान से बताइए आप कि क्या क्या होता है। एक होता है नॉर्थ, एक क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ, इधर की ओर ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। और जेड एक्सिस इस तरीके से होता है, लेकिन ये 2D डायग्राम है, 2D में हम लोग बात कर रहे हैं। ये बोर्ड जो है वो 2D में है, तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं ले सकते हैं इधर की ओर, इसलिए हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं ऊपर की ओर दिखाने के लिए, है ना, डायग्राम में इस तरीके से, लेकिन लेना होगा इस तरीके से। और माइनस जेड एक्सिस क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर से उस तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना, किस तरफ जा रहा होगा, उस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक्स एक्सिस बोलते हैं ईस्ट की तरफ रहता है, जिसको नॉर्थ की तरफ रहता है उसको बोलते हैं बाई एक्सिस, और ये ऊपर की ओर रहता है उसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है। इसी के अपोजिट रहेगा तो उसके जस्ट अपोजिट रहेगा तो उसमें माइनस लगा करके वही को लिख देना है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं अगर डायरेक्शन लिखना होगा, तो बाई एक्सिस की तरफ जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप से डिनोट करते हैं। ध्यान रखने वाला बात इतना ही था, ठीक है। इसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको और गहराई से आकर के समझ में आए इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। नोट थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो टाइमिंग लेक्चर का बढ़ेगा तो फिर आप ही बाद में बोलोगे कि सर थोड़ा छोटा करिए लेक्चर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग वेक्टर पे कुछ एंगल पे, है ना, किस तरीके से एंगल को निकाला जाता है उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए बताइए, अगर इसमें हमको लिखना है, लिखने का तरीका समझ रहे हैं कि एंगल को कैसे लिखा जाता है। ये हो गया बाई एक्सिस और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ये दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है ना। ये कैसे दिया हुआ, इस तरीके से, ठीक है। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए बताइए, इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से। ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका मन करे आप सारा में अप्लाई कर सकते हैं, सारा में लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लिखिएगा, तीनों लिखना जरूरी नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बताएंगे, तीनों क्या है, एक ही है, तीनों क्या एक ही है। तो पहला क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री, है ना। थीटा क्या है, 30 डिग्री क्या है, इसको क्या बोलते थे, ईस्ट, इसको क्या बोलते थे, ईस्ट, और इसको क्या बोलते थे, नॉर्थ। तो हम लोग लिख सकते हैं ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, तो पहला क्या लिख सकते हैं, थीटा इज द, मतलब कि थीटा जो है वो क्या है, 30 डिग्री, जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पहला तरीका तो ऐसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। 30 डिग्री उत्तर की ओर है, कहाँ से, पूरब से, ईस्ट से, ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। दूसरा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, अगर इधर से 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा बता दीजिएगा। टोटल अगर 90 डिग्री है, इधर से ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉमन सेंस वाला बात है, आप मैथ पढ़ के आए होंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 90 डिग्री है तो इधर 30 है, तो इधर 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, जो थीटा वो क्या है हमारा, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे कि दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं कि 60 डिग्री, है ना, ईस्ट है, कहाँ से, नॉर्थ से, है ना। इसी तरीके से लिखिएगा, है ना, ये इधर कर दीजिएगा, ये इधर कर दीजिएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा।
60 डिग्री नॉर्थ से किधर है, ईस्ट की ओर, 60 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की ओर है। अगर इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, या 30 डिग्री नॉर्थ में है ऑफ ईस्ट, ईस्ट से, है ना। यहाँ पर ऑफ के लिए क्या लगा रहे हैं, से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, के लिए क्या बोल रहे हैं, ऑफ के लिए होना चाहिए के, लेकिन यहाँ पर बोलना है क्या, से, ठीक है ना। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना है 30 डिग्री, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है 60 डिग्री। तो पहला तो ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं इसको, और दूसरा क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या बोल सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे ना, है ना, नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 60 डिग्री ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री ईस्ट है कहाँ से, नॉर्थ से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, है ना, एन की जगह नॉर्थ और ई की जगह ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या इसका, है ना, डिनोट करने का तरीका। हम कहेंगे, अगर मेरे से पूछिए कि सर कौन सा बेटर होगा लिखना, तो ये वाला होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों वो क्वेश्चन के अनुसार ये दिया हुआ रहेगा जो क्वेश्चन में, उसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसको बना करके बताइए, ठीक है। ये बताइए, ठीक है, इसको बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्या होता है साउथ, और ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ। दोनों लिख दीजिएगा, इधर से भी और इधर से भी, इसका भी इधर से भी इधर से भी, दोनों को बना करके बताइए। देखिए, इसको अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको पहला तरीका क्या लिख सकते हैं कि ये थीटा जो है वो क्या है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हो सकता है। और दूसरा इसी को क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू द 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी लिख सकते हैं। नॉर्थ से 30 डिग्री, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60। इसको अगर लिखना है, ध्यान से देखिएगा एक बार, ये क्या है, थीटा जो है वो क्या है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से कितना है 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अगर इसका लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू द 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री किधर है, साउथ ऑफ वेस्ट। ध्यान से देख सकते हैं हम, ये 60 डिग्री किधर की ओर है, साउथ की तरफ है, कहाँ से, वेस्ट से, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, जब एंगल के बारे में बात करेगा तो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो एक क्वेश्चन और लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, इससे थोड़ा हट करके होगा, है ना। ये तो क्या हो रहा है कि ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और थोड़ा सा, मतलब उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोल देगा, है ना, एक चीज़ बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर वेक्टर ये दिया हुआ है, ये क्या है, एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है कि जो ए वेक्टर है हमारा, वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना एंगल बना रहा है, या उसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ है ना, ब्रेक करना है कंपोनेंट को, है ना, कंपोनेंट को ब्रेक करना है, इसको दो भाग में तोड़ देना है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कंपोनेंट को ब्रेक करना कैसे किया जाता है जो, ठीक है। तो अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो बताइए, इस तरीके से जो क्या होता है कि
जो थीटा जिसके साथ बनता है, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उधर की ओर ये क्या चीज़ में टूटता है, कॉस थीटा में टूटता है। और ये 30 इसी के बारे में निकालना ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 डिग्री को लेकर के एक कंपोनेंट को ब्रेक करना है। अगर इधर की ओर दिया हुआ रहता तो लिखा होता कि 60 डिग्री के लेकर के हमको ए वेक्टर को ब्रेक करना है ना। कंपोनेंट को ब्रेक करना सीख रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम कम से कम तो 20-30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले या इसके नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो थोड़ा सा हम इसमें ओवरव्यू देना चाह रहे हैं आपको कि इधर क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा में टूटेगा, ठीक है, हमारा साइन थीटा में टूटेगा। तो ए हमारा वेक्टर है कॉस थीटा, थीटा के जगह क्या लिख देंगे 30 डिग्री, कितना लिख देंगे 30 डिग्री, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये इतना ही बना रहा है। और ये क्या हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर ए साइन 60 डिग्री लिख देंगे, नहीं, साइन 30 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ब्रेक करना सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन रहे, अगर ये रहे हमारा 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है वेक्टर का, है ना, वैल्यू, और ये एक्स और वाई है और इधर पूछ रहा है ये 45 है। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, जिससे मिल करके ये वेक्टर एंगल को बना रहा है उधर की ओर किस में ब्रेक करना, कॉस थीटा में, और इधर साइन थीटा में। और वेक्टर कितना है 5, तो बस इधर 5 लगा दीजिएगा और इधर क्या हो जाएगा 5 लगा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होता है बताइए 1/√2, आंसर कितना हो जाएगा 5/√2। कॉस 45 कितना होता है, वो भी कितना होता है 1/√2 ही होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5/√2। बस ये कंपोनेंट को हम ब्रेक करना सिखा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं लेना है, आगे बात करेंगे। ए कॉस थीटा क्या होता है, ए कॉस 30 क्या होता है बताइए, साइन 30 1/2, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ए √3/2, तो इसी को लिख सकते हैं √3a/2। कंपोनेंट को ब्रेक करना सीख रहे थे, a इंटू 1/2 कितना हो जाएगा a/2। इस तरीके से कंपोनेंट को हम क्या करेंगे ब्रेक करना सीखेंगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा देख लीजिए, हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या क्या है देख लीजिए एक बार। 3 टॉपिक है, आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने लिखवाया था। उसमें 2 टॉपिक हो चुका है, इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग चालू करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, है ना। 3 टॉपिक आज खत्म करेंगे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, है ना, 2 वेक्टर से ज़्यादा का जो रहेगा एडिशन उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, है ना, पहला क्या होगा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर और दूसरा क्या होगा एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर से ज़्यादा को कैसे जोड़ेंगे उसको भी देखना है ना। या 2 वेक्टर से ज़्यादा, अगर 2 वेक्टर को ले रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, और 2 वेक्टर से ज़्यादा जब लेंगे तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा क्या बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इस तरीके से और एंड सो ऑन हो जाएगा। इसमें हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ये दोनों को नोट कर लीजिए। ये मैंने बताया आपको कि कंपोनेंट को कैसे ब्रेक किया जाता है उसके बारे में। चलिए इसको नोट करिए। आशा करते हैं मेरा मेन मोटिव था यहाँ पर डायरेक्शन को बताना, जो कि पूरा हो चुका है ना। ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया थोड़ा बहुत ओवरव्यू के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में। किसमें बढ़ेंगे आगे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। देखिए एडिशन ऑफ अगर 2 वेक्टर की बात करें तो उसमें कुछ पहले देख लेते हैं कि अगर कोई स्केलर से वेक्टर में गुना करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ, है ना, इसके बारे में बात करते हैं।
तो पहला क्या हो जाएगा कि एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन पहले देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या करें, एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ कितना 5i कैप, ठीक है, क्या दिया हुआ है 5i कैप, इससे i कैप लगा हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है ये वेक्टर है। और स्केलर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जिसके हम बात करेंगे तो कुछ भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम 6 ले रहे हैं, मान लीजिए 6 ले रहे हैं, तो ये क्या है एक स्केलर है और ये क्या है एक वेक्टर है। तो वेक्टर का गुना सीख रहे हैं कि एक स्केलर के साथ वेक्टर में गुना करने पर क्या प्रभाव आ सकता है। आई कैप कहने का मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, अभी मैंने बताया, बताइए अभी बताया, क्या बताया कि आई कैप जिधर रहेगा उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, एक्स एक्सिस की ओर। जे कैप रहेगा तो उसका डायरेक्शन किधर की ओर रहेगा, बाई एक्सिस की ओर। और अगर के कैप रहेगा तो उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, जेड कैप की ओर। अगर अगर माइनस जे कैप रहेगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, साउथ की ओर। अभी बताया था, याद करिए याद करिए, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था और ये वेस्ट था। इसको आई कैप, इसको जे कैप, इसको माइनस जे कैप और इसको क्या बोलते हैं माइनस आई कैप। इधर वाले को के कैप और इधर वाले को क्या बोलते थे, माइनस ऑफ के कैप। याद आया, इधर जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या होता है बाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स और ये क्या होता था माइनस ऑफ बाई, ये क्या होता था जेड और ये क्या होता था माइनस ऑफ जेड। ठीक है, इसको नोट नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको रफली बता दिया क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही बताया इसलिए। ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई स्केलर से वेक्टर में गुना करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 30i कैप। ठीक है ना, ये क्या एक वेक्टर है और ये क्या एक स्केलर है। तो स्केलर का वेक्टर से गुना कर रहे हैं तो 6 5 जा 30 और आई कैप का आई कैप। तो इससे क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा, है ना। कोई स्केलर से गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इससे ये समझ में आया है कि नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। डायरेक्शन नो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। जब भी कुछ से गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो ए वेक्टर है 2i कैप, स्केलर से गुना कर दिए, स्केलर दिया हुआ कितना 6, बताइए आंसर कितना हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा गुना करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। और एक क्वेश्चन ये है, एफ वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, एफ वेक्टर बराबर 4i कैप दिया हुआ है, देन फाइंड, ठीक है ना, 4k कैप ले लेते हैं, क्या लेते हैं 4k कैप, देन फाइंड f1 वेक्टर बाई 2 क्या होगा जो, और इसके मैग्नीट्यूड के बारे में वही बताना है ना, या डायरेक्शन के बारे में बताना। मैग्नीट्यूड तो आप बता दीजिएगा क्वेश्चन से, डायरेक्शन के बारे में बताइए। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये दोनों को 10 सेकंड का टाइम है, बहुत ईजी है इसलिए ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। चलिए बात करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जब 6 को 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12i कैप। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस की ओर, किधर हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस की ओर हो जाएगा। f1 वेक्टर बाई 2 वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, 4k कैप दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k कैप, और डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा प्लस ऑफ जेड एक्सिस, है ना। माइनस में रहता तो क्या हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस, के कैप है प्लस के कैप है इसलिए प्लस जेड एक्सिस होगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब या डिवीजन करेंगे तब क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड होगा और सिंपल मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन कोई चेंज नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना है इसमें। अब बात करेंगे हम लोग जोड़ या घटाव करेंगे वेक्टर में स्केलर के साथ तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आप लोग अगर नोट कर लिए तो आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर देंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर देंगे, कोई वेक्टर है उसमें, किसको, स्केलर को, है ना, प्लस या माइनस कर देंगे स्केलर। तो क्या यह पॉसिबल है, ये बताइए आप पहले कमेंट में बताइए, मेरे बताने से पहले। इज इट पॉसिबल, बताइए क्या ये संभव है कि किसी भी वेक्टर में हम किसी स्केलर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, है ना, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में तो हमने जान लिया कि कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में अभी मैंने बात किया है पिछले स्लाइड में। लेकिन क्या आप हमको ये बताइए कि क्या वेक्टर में स्केलर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कमेंट में आप नीचे लिख के ज़रूर बताइए, मेरे बताने से पहले। मेरे बताने के बाद बताने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप अपने दिल के प्रति, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, है ना। आप अपने प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी बरतिए, है ना। किसी दूसरे के लिए बरतिए या नहीं बरतिए ये आपके लिए है, लेकिन आप अपने लिए ईमानदारी जरूर बरतिए, ठीक है। तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट में लिखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं स्केलर में, ठीक है। तो आंसर क्या है, नो, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वेक्टर है 5 न्यूटन और उसमें 4 को ऐड कर देंगे, है ना। कोई भी स्केलर ले लीजिए, 4 या 5 या 6 कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लिए तो कैसे हो जाएगा बताइए। 5 न्यूटन है तो हमको क्या लेना होगा, कुछ 4 न्यूटन 2 न्यूटन ही लेना होगा, ठीक है ना। क्या लेना होगा, 4 न्यूटन लेना है तो 4 न्यूटन ही लेना होगा अगर 5 न्यूटन दिया हुआ है तो, ठीक है कि नहीं। अगर कोई वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड तो इसमें क्या 3 को ऐड कर सकते हैं, किसी स्केलर को नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी ले लीजिए, और भी लेना चाहते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर ले लेंगे, इसमें अगर हम लोग 6 से कर देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा ऐड, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किसी भी वेक्टर में हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी भी स्केलर के साथ नहीं कर सकते हैं, पर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जो आएगा वो होगा वेक्टर का असली क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये जो होगा ना वो क्या होगा, असली क्वेश्चन होगा। अगर इसको आप समझ लिए तो वेक्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जितना भी फोकस इधर उधर है कि मैगी बना है कि चाउमीन बना है मेरे घर पे, वो खाना है, पूड़ी बना है, हलवा बना है, या बाहर जाना है, या गर्लफ्रेंड से बात करना है, या बॉयफ्रेंड से बात करना है, तो अभी संभल जाइए, पूरा तरीके से इधर फोकस आ जाइए, है ना। सारा का सारा दिमाग इधर लगा लीजिए, वो सब छोड़ करके कि कॉलेज के पास जाना है देखने के लिए, सब कुछ छोड़ के दिमाग को इधर छोड़ दीजिए। कोई रिश्तेदार आए हुए हैं मिठाई लेकर के, फिर भी इधर आ जाइए, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप घुट घुट कर जीजिएगा 2 साल, ऐसा समझ लीजिए, घुट घुट कर 2 साल जीजिएगा, है ना, जब तक कि आप फिर से वेक्टर नहीं पढ़िएगा कहीं और से, या फिर से इसको समझने का प्रयास नहीं करिएगा, तो ठीक है कि नहीं। इसलिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। आप देखेंगे कि वेक्टर को कैसे सेम वेक्टर को कैसे सेम वेक्टर वाले से ऐड करते हैं और या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि एक F1 वेक्टर है 3i कैप, क्या है 3i कैप, और दूसरा क्या है F2 वेक्टर, क्या है F2 वेक्टर 4i कैप है, क्या है 4i कैप है। अब हमको क्या करना है, F नेट बताना है, क्या बताना है, F नेट बताना है, या इसी को बोल सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बताना है। तो बताइए, सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। सेम वाले को तो ऐड कर ही सकते हैं, ये तो बताया ही, है ना। अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बोल दे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 तो नहीं होगा, है ना। सेम वेक्टर के साथ सेम वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बताइए 3i कैप प्लस 4i कैप कितना हो जाएगा, 7i कैप, ठीक है। और अगर रह जाए F1 वेक्टर इज इक्वल टू द 4k कैप, और F2 वेक्टर हमारा रह जाए 3j कैप, ठीक है, और F3 वेक्टर रह जाए हमारा 7i कैप, तो बताइए F नेट कितना होगा, F नेट कितना हो जाएगा हमारा, 7 3 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14i कैप हो जाएगा, नहीं। 14j कैप हो जाएगा, नहीं। 14k कैप हो जाएगा, नहीं। तो क्या होगा, F नेट है जो देख लीजिए आप सेम नहीं है, क्या है, कोई I कैप में है तो कोई J कैप में है तो कोई K कैप में है। हमने क्या बताया आपको कि अगर सेम वेक्टर रहेगा तो I कैप सेम डायरेक्शन में रहेगा तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखिए डायरेक्शन ही अलग है। तो F नेट सीधे क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस
थ्री क्या है, जे कैप है, सॉरी 7 आई कैप, आई कैप जे कैप के कैप में लिखिए ढंग से तो और अच्छा लगेगा देखने में। 4 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। बस हम 4 अरेंज करके लिखिए आई जे के को, है ना। इधर उधर लिखेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है ना, है ना। अभी और बात करते हैं, अभी पहले इतना देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक F1 वेक्टर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 8j कैप, है ना। देखने में लग रहा होगा कि बहुत इजी है ना, और क्लास 11th वाले को भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा इजी है, लेकिन नहीं है। अभी आप ध्यान से देखिए, है ना। 4i कैप प्लस क्या हो जाएगा, 6k कैप, क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 6k कैप। अब आप हमको बताइए एफ नेट वेक्टर, या इसी को बोलते हैं क्या चीज़, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर को बताना है। बताइए आंसर इसका, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, फिर हम आपको बताते हैं आगे। चलिए इसको बताइए एक बार के लिए, एक बार के लिए इसको बताइए। ये तो हम वेक्टर निकालना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि वेक्टर को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में, ठीक है ना। ये तो इजी ही लगेगा F1 वेक्टर, लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालने का बात आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इसलिए हम चाह रहे थे आपको कि, है ना, अच्छे से बताएं, आपके दिमाग में अंदर तक घुसा दे आपको, है कि नहीं। चलिए इसका सिंपली से क्या हो जाएगा बताइए। F1 वेक्टर पहले लिख देंगे 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस F2 वेक्टर में क्या लिख देंगे, 4i कैप प्लस 6k कैप। आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करेंगे, और के कैप को के कैप के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं जो आई कैप में है, तो क्या लिख देंगे 3 और 4 7i कैप प्लस जे कैप के साथ और कुछ भी नहीं है तो 8j कैप सिंपली लिख देंगे, और के कैप के साथ भी कुछ नहीं है तो लिख देंगे 6k कैप। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिए 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 20 सेकंड का आपको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, है ना। आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, चलिए लिखने का लिख लीजिए। उसके बाद ध्यान से इधर रखिएगा फोकस। चलिए नोट हो गया होगा आपको, 30 सेकंड का टाइम हो रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड और बच रहा है। चलिए और टाइम दे रहा है आपको, लिखिए आराम से लिखिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मत लिखिए, अगर हो गया तो भी और नहीं हुआ तब भी रुक जाइए, एकदम से रुक जाइए, एकदम से रुक जाइए, इधर एकदम ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से फोकस होकर के ध्यान दीजिए, एकदम फोकस हो जाइए, एकदम फोकस हो जाइए, एकदम फोकस हो जाइए, एकदम फोकस होकर के देखिए। एफ नेट वेक्टर क्या है, एफ नेट वेक्टर तो निकाल लिए हम, एफ नेट वेक्टर निकाल लिए। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, या तो सिर्फ एफ नेट लिख देंगे, है ना, वेक्टर को हटा देंगे। ये हमारा क्या बताता था, मैग्नीट्यूड बताया था ना आपको। अगर ए वेक्टर रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड को लिखना तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब आप हमको ये बताइए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब जब मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, किसका निकालना है, इसका, एक ही है 7i कैप सिर्फ है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आई कैप जे कैप जाए भाड़ में, आप भूल जाइएगा। जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो डायरेक्शन को गोली मार देंगे, भूल जाएंगे, है ना। जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो डायरेक्शन को भूल जाएंगे। तो क्या है, हमारा 7 है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इसके ऊपर हम लोग अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है ना, अंडर रूट लगा देंगे। अब बताइए 7 7 जा 49, अंडर रूट किए कितना आ गया, 7 ही आ गया। चलिए ये तो बोलिए कि कैसा भद्दा सा मजाक है, ये कैसा भद्दा सा मजाक है, 7 था और 7 ही आ गया, तो एक रहेगा तो वही आएगा, है ना, एक रहेगा तो हमेशा वही आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे फिर अंडर रूट करेंगे, तो ये तो इजी हो गया एक के लिए।
लेकिन अब बात करें इसके लिए बात करते हैं, ठीक है ना। F1 के लिए भी 4 ही आएगा मैग्नीट्यूड, है ना। अभी देख करके बताया कि अगर 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, है ना। डायरेक्शन को गोली मारे उसको भूल जाते हैं। 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 3 ही आएगा, और 7 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है ना। तो F1, F2 और F3 को अलग अलग मैग्नीट्यूड में निकालेंगे। अगर अकेले रहेगा, अगर वो अकेले रहेगा तो जो उसका दिया हुआ रहेगा वेक्टर में, है ना, स्केलर में मैग्नीट्यूड, वही उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद भी क्या आया, वही आ गया। इसमें भी वही आ जाएगा, इसमें भी वही आ जाएगा, इसमें भी वही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का खेल कब शुरू होता है, जब हमको एफ नेट निकालना होता है। तीनों दिया हुआ है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर, है ना, प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे। 7 7 जा 49 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। और इसको ऐड करिए, 16 और 9 25 आ गया, और 25 है ना, 25 25 और 49 कितना हो जाएगा, 40 20 60 59 5, है ना, 9 5 14 74 आ जाएगा, 74 या 64 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, 49 58 64 74 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको ऐड करके कितना आ गया, 74 आ गया। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक बार आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, है ना। तो 74 का अंडर रूट आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 74 का, है ना, अंडर रूट आ गया, ठीक है ना। यही बताना चाह रहे थे कि देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। एक में तो नहीं पता लगा इसका वैल्यू क्या होता है, लेकिन इसका वैल्यू अब पता चलेगा कि अगर कैसे करना है, जो है ना। आप समझ में आया, आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा एफ नेट का, तो कैसे निकालेंगे जो। अब इसका भी निकाल करके एक बार आप दिखा दीजिए। एक का रहेगा तो आपको पता चल गया कि कैसे करेंगे, जो एक का रहेगा तो पता चल गया कैसे करेंगे जो। इसको आप नोट कर लीजिए ढंग से, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना था, बाकी तो हम टाइम दे दिए थे आपको लिखने के लिए। चलिए उसके बारे में बता दीजिए, F1 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बताइए, क्योंकि एक रहता था तो पता था कि 3i कैप सिर्फ रहता तो 3 हो जाता मैग्नीट्यूड, 4i कैप सिर्फ रहता तो 4 हो जाता F2 का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे 2 है तब तो मैग्नीट्यूड निकलेगा और अच्छा से आंसर आएगा, है कि नहीं। अगर एक रहता था तो वही आंसर हो जाता था, है ना। पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था अभी थोड़ा देर पहले उसमें बताया था मैंने, लेकिन अगर 2 रहेगा तो बता दीजिए, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या बताना है एक बार देख लीजिए। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, और तीसरा F नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप हमको बता दीजिए। चलिए कमेंट में मेरे लिखने से पहले लिखिएगा, हमको अच्छा लगेगा, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, है ना, आपको टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड के लिए, बनाइए इसको, आराम से बनाइए। एक बार सीख जाइएगा तो आप ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बताया, पहले 3i कैप है तो 3 का स्क्वायर प्लस 8j कैप है 8 का स्क्वायर करके अंडर रूट 9 प्लस 64 कितना हो गया 73 का अंडर रूट, ये हो गया हमारा F1 वेक्टर। F2 वेक्टर के बारे में बात करें, बताइए 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 प्लस 36 52 का अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 का अंडर रूट। अब हमको एफ नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ध्यान से, कितना हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस, इस तरीके से सॉल्व करिए। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64,
6 6 जा 36, 40 60 100 130 60 140 149 का अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 149 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हमको मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए? मैग्नीट्यूड रहेगा। एक से ज़्यादा अगर वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा, अगर एक ही रहेगा तो सेम वही हो जाएगा आंसर, लेकिन बहुत सारा रहेगा तो मैग्नीट्यूड निकालने आपको आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 स्टार लगा दिए, मतलब इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको यहाँ पर तो यूज आएगा ही, काइनेमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज आएगा इसका। ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर लिए, और वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है उसके बारे में भी बात कर लिया हमने। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, इसको बनाइए तो हम समझ जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा है, आपको बताना है। ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ पहले जाती है, उसके बाद किधर जाती है? 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट। उसके बाद क्या होता है? एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड 10 मीटर वर्टिकली, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, then what is the resultant of displacement? Resultant. What is the resultant displacement of body? A resultant displacement of body है ना, from its initial position कितना होगा? From its initial position, from its initial position, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा? ये बताइए। इसका ऑप्शन हम आपको देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना सीधे है ना। आपको मैग्नीट्यूड आंसर ऑप्शन देख करके पता लगा लीजिएगा कि वेक्टर पूछ रहा है या मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, या क्वेश्चन देख करके ही आप पता लगा सकते हैं। चलिए बताइए तो इसको एक बार बताइए, इस क्वेश्चन को। आपको टाइम दे रहे हैं हम अच्छा खासा, बनाइए इसको एक बार। बताइए कमेंट में, मेरे बताने से पहले आंसर बता दीजिए। चलिए बताते हैं, सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक बॉडी है जो 6 मीटर नॉर्थ की ओर मूव करती है। नॉर्थ किधर होता है? इधर बताया था ना, 6 मीटर नॉर्थ की ओर। फिर किधर चली जाती है? 8 मीटर ईस्ट की ओर, 8 मीटर ईस्ट की ओर चली जाती है। उसके बाद बोल रहा है 10 मीटर वर्टिकली अपवार्ड्स। वर्टिकली अपवार्ड्स करने का मतलब इस तरीके से है ना,
10 मीटर किधर चली जाती है, वर्टिकली अपवर्ड्स, या ऐसे लिख दिए, नीचे बताया था ना आपको, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऐसे, इस तरीके से 10 मीटर, है ना, ऊपर की ओर, कैसे, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो इसको हम लोग 2D बोर्ड है तो हम लोग 3D नहीं ले सकते हैं, इसलिए ऐसे की जगह हम लोग कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब बताइए, जब नॉर्थ की तरफ होता है तो क्या होता है, जे कैप, और ईस्ट की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई कैप, और वर्टिकली अपवर्ड्स होता है प्लस जेड एक्सिस की ओर तो क्या लिखते हैं, के कैप। तो हमारा वेक्टर तो पता चला गया, क्या हो गया, 6 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 10 के कैप, है ना। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो हमारा एस वेक्टर पता चल गया, और निकालना क्या हमको, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन सबसे ईजिएस्ट मेथड हम बता रहे हैं आपको, है ना, सबसे ईजिएस्ट मेथड यही है, ठीक है कि नहीं। वो सब ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इससे बढ़िया यही बनाओ सबसे अच्छा। जिधर की ओर जा रहा है उधर की ओर बस करते जाना है। नॉर्थ के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस को जे कैप अभी बताया है, थोड़ा सा पहले पहले, है ना, देख करके आओ, बीच में मत आ जाना, एकाएक कूद जाना, बोलना कि सर ये कैसे होगा। जो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पूछने की जरूरत है किसी से कि बताना है खुद से, है ना। मेरे बताने के भी पहले आप बता सकते थे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ मैग्नीट्यूड निकालना है तो बस स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो सबका, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 36 प्लस। घर में एक बार रिवाइज जरूर करिए नोट्स को, तब जा करके और अच्छा से समझ में आएगा। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार ज़रूर उसको लिखिए कॉपी में फिर से और समझिए। एक छोटा सा बोर्ड ले लीजिए, एक 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला जो मार्कर आता है वो ले लीजिए, है ना, और उसको लिखिए मिटाइए, लिखिए मिटाइए, बार बार उसको लिखिए, उस क्वेश्चन को बनाइए, तब आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट अटेगा जा करके, ठीक है। 60 30 90 96 4 100 100 100 200। बताइए 200 को क्या लिख सकते हैं, 10√2 मीटर। 10√2 मीटर आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10√2 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, कौन सा आंसर हो जाएगा, 10√2 मीटर, मतलब पहले वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाला आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो इस तरीके से निकालते हैं, जिधर की ओर बॉडी आ रहा है उधर की ओर भेजते जाएंगे, और आई कैप जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है कि पहले इसको ला करके यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, है ना, बहुत लफड़ा था। सबसे अच्छा यही है, जिधर जा रहा बॉडी लिख दो, और जे कैप आई कैप और के कैप के फॉर्म में लिख करके मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है ना। वो थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उसको बता नहीं रहे हैं। और 2 मेथड बताने से क्या होगा, आपको लगेगा ये लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, ये लगाएं, ठीक है ना। और सिलेबस में भी इसी तरीके से बनाइएगा। बोर्ड में अगर देगा क्वेश्चन तो इसी तरीके से बताना है ना। बोर्ड में अगर क्वेश्चन दे तो इसी तरीके से, वो सब जमेगा नहीं, है ना। अगर वो हल्का होता तो ट्रिक के लिए हम बता देते आपको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो आपको इजी बनाए, ना कि और आपको कॉम्प्लेक्स बनाए चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार क्या होता है कि जब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो फ़ैन को बंद ही कर देते हैं, है ना, या बहुत लो कर देते हैं, जैसे गर्मी थोड़ा होता है, जैसे पूछना पड़ता है, नहीं तो मुंह पे पसीना आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना चाह रहे थे हम, है ना। अभी क्या चाह रहे थे हम कि क्वेश्चन चालू करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन चालू करेंगे। लेकिन बात यह है कि, है ना, कॉन्सेप्ट पहले दे देते हैं, ढंग से दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपके से 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, और एडिशन ऑफ वेक्टर मोर देन 2 वेक्टर्स, या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ क्या बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहले इस चारों कॉन्सेप्ट को निपटा देते हैं, फिर क्वेश्चन कल किया जाएगा, है ना। 20-25 क्वेश्चन कल हम करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत फिर ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी देरी के क्या स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में बात करते हैं,
ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड के लिए जो लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे, अगर आ जाएगा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किसको बोलते हैं, तो उसके लिए पहले कुछ स्टेटमेंट लिखा दें, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई two sides of triangle in same order, then their सम, है ना। इस लाइन को पहले हमको लिखवा लेने दीजिए, फिर इस लाइन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर आपको बताएंगे, है ना। प्रूफ भी करना है ट्रायंगल ऑफ को, है ना, कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं, या क्या इसको और बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाई, है ना। पहले आराम से हमको लिखवा लेने दीजिए स्टेटमेंट को, फिर समझाएंगे। गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन, पसीना हो जाता है फैन बंद होता है तो, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स। ये क्या कहना चाह रहा है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बोर्ड के लिए स्टेटमेंट था कि अगर क्लास 11th में अगर एग्ज़ाम हो और आ जाए तो कैसे करना है। जो बोल रहा है कि दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर है, जो क्या कर रहा है, ट्रायंगल का दो साइड को बता रहा है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या, ये बी वेक्टर है, ये बोल रहा है, ठीक है। सेम ऑर्डर में लगेगा, ये कैसे लगेगा, सेम ऑर्डर में लगेगा। इसको कैसे लगाना, सेम ऑर्डर में, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, थर्ड साइड को इसके अपोजिट लगा देंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा, पता है, अभी बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, ठीक है। अगर बताइए इसमें खाली सिर्फ हमको ये बता दीजिए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इधर ए वेक्टर और इधर बी वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल होगा, है ना, टेल टू टेल होता है, और दूसरा क्या होता है, या तो टेल टू टेल होना चाहिए, दोनों जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब एंगल का वेक्टर निकलेगा, या क्या होना चाहिए, हेड टू हेड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, हेड टू हेड होना चाहिए, तभी जाकर के एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल में सेम ऑर्डर में रखना है, मतलब इसी पे एक और रखना है, क्या करना है, इसी पे सेम ऑर्डर में रखना है, इसी पे, है ना। और तीसरा को जो बोल रहा है, देन देयर रिजल्टेंट, या जो ये दोनों वेक्टर का जो सम होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम होगा, या उसी को रिजल्टेंट बोलेंगे, जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, वो अपोजिट ऑर्डर में लेना है। जैसे कि होना चाहिए क्या, इस तरीके से जा रहा है, इसके हेड पे टेल से हेड, और होना चाहिए ये, होना चाहिए कि नहीं, लेकिन बोल क्या रहा है, अपोजिट ऑर्डर में लेना, मतलब इसको पलट देना है, मतलब कि इधर को सिर्फ टेल ही रखना है और इसको पलट के इस तरीके से लिख देना है। तो ये हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ध्यान से पढ़े क्या बोल रहा है, दो वेक्टर है जो साइड ऑफ ट्रायंगल के दो साइड ऑफ ट्रायंगल को बता रहा है, ठीक है। ये साइड ऑफ ट्रायंगल बनाने का काम आएगा जो बोल रहा है, ठीक है। और सेम ऑर्डर में लेंगे, कैसे लेंगे, सेम ऑर्डर में, टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड है। लेकिन अगला वाला बोल रहा है क्या, लेकिन जिसका जो सम या रिजल्टेंट होगा, आर वेक्टर से जिसको डिनोट कर रहे हैं, जो तीसरा साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। जो पहले ऑर्डर ले रहा है उससे क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेल टू हेड नहीं होकर के हेड टू टेल होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ, अपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ है। और ये आर वेक्टर ही क्या डिनोट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, फिर समझने में मुश्किल होगा। चलिए नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, है ना। आगे देखिए अब क्या करना है, उस वाले जो ट्रायंगल था उसको फिर से एक बार बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या था, इस तरीके से ए वेक्टर था, इसी पे क्या था, बी वेक्टर था, ये क्या था, बी वेक्टर था, और ये क्या था, ए वेक्टर। और तीसरा जो था वो क्या था, अपोजिट ऑर्डर में लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में लगना चाहिए। तो उसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, सीधा लाइन जाएगा, है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होता था, आर वेक्टर। तो जब भी हम लोग वेक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग थीटा की बात करते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर को, है ना। उसके बाद एक कॉमन फार्मूला बता देंगे जिस पे हमको ए और बी पता होगा, तो रिजल्टेंट हम निकाल लिया करेंगे, है ना। बार बार इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ये होगा क्या, थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर, नहीं ये टेल है और ये क्या, हेड है। लेकिन हमने अभी पीछे क्या बात किया था, या तो एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, टेल टू टेल होना चाहिए, नहीं तो हेड टू हेड होना चाहिए। तो देखिए ना ये टेल टू टेल है और ना ही हेड टू हेड है, ये क्या है, हेड टू टेल है। तो हेड टू टेल तो नहीं होगा, या टेल टू हेड तो होगा नहीं। तो शिफ्टिंग एक तरीका बताया था, इस वेक्टर को हम इधर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे जिसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये नहीं होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्योंकि ये हेड टू टेल है। और जबकि हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालने के लिए या तो टेल टू टेल करें या तो हेड टू हेड करें। पहला तरीका क्या हो सकता था कि इसको नीचे घिसका दें, तो हेड टू हेड ये वाला एंगल, और या तो टेल टू टेल ये वाला एंगल। तो देखिए दोनों सेम होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोगों ने पढ़ा होगा 10th में या 9th में, रूल जो होता है वो, बाई वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल, ये भी बराबर और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में जो है वो यही दिया हुआ रहता है ज़्यादातर, और यही प्रूव करने के लिए आएगा बोर्ड में, और इसी से हम लोग आगे सॉल्व भी करेंगे। इसलिए हम ये वाला बता रहे हैं, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, एक बार समझा देने पर कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए आर वेक्टर है, ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएगा, ए। और अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कंपोनेंट को ब्रेक करना, कि अगर यहाँ पे क्या रहता था, 30 डिग्री ये रहता था, और ये क्या रहता था 5, तो इधर क्या हो जाता था 5 cos 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाता था 5 sin 30 डिग्री। इसीलिए बस इसीलिए मैंने बताया था उस चीज़ को, है ना, ताकि हम, लेकिन बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में ढंग से तीसरे या चौथा लेक्चर में, 4th या 3rd लेक्चर में। लेकिन अभी हमको बताना था ये वाला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको पता था कि आएगा, इसलिए उसको 2 क्वेश्चन आपको बता दिया था कि जिधर की ओर रहेगा, एक्स एक्सिस की ओर 30 डिग्री बना हुआ तो इधर वाला कॉस में टूटेगा, और जिसकी तरफ नहीं दिया हुआ है तो साइन में बनेगा। अगर यहीं पे अगर इसके बारे में पूछ दे, 60 डिग्री के बारे में पूछ दे, तो 5 cos 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 cos 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है वो किसके साथ बना रहा है, बाई के साथ। और ये क्या हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो जिधर की ओर एंगल बनेगा, एक्स से लेकर के बन रहा है वेक्टर एंगल बना रहा है, तो कॉस लगाएंगे जिधर से एंगल बना रहा है उसके तरफ, और जिधर नहीं बना रहा है उसको साइन। लेकिन इस बार क्या क्या है कि इस तरीके से बना रहा है, इस तरफ बना रहा है, बाई एक्सिस से बना रहा है, इसलिए इधर कॉस लिए हैं, इस बार साइन इधर लिए हैं। तो बताइए इधर क्या ले लेंगे हम, बी कॉस थीटा। क्या ले लेंगे, बी कॉस थीटा। और इधर क्या ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे बताइए, है ना, ये क्या ले लेंगे, बी साइन थीटा, है ना। क्या ले लेंगे, इसके लिए बात कर रहा है, बी साइन थीटा। तो जब ये बी साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारा, बी साइन थीटा, है ना। इसको थोड़ा देर के लिए हम,
है ना, ये समझाने के लिए था, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा b sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा b sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा b cos थीटा। अब नीचे वाला टोटल कितना हो जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा a प्लस b cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा b sin थीटा। अब r वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, r वेक्टर निकालना है, इसी को a वेक्टर प्लस b वेक्टर करके निकाल लेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर करके निकाल लेंगे। लेकिन हमको r वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब बताइए अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे बताइए, है ना, अब आपको बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम तो जानबे करते हैं, एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच जो होता है ये भी क्या हाइपोटेनस है, तो एच बराबर क्या होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसको थीटा मान रहे हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो यही आएगा, ए ही आएगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, ये टोटल कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब बस इसको सॉल्व करना है, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में टूटेगा ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सब बताया हुआ कि कैसे थीटा स्क्वायर नहीं स्क्वायर थीटा होगा, बताया हुआ, जा करके बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देख करके आइए। सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि एक बार बता दिया बार बार उसको हील करके हम बता पाएँ, ठीक है। 2ab नहीं लिखा है इसलिए 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बस तोड़ा है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। अब बताइए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर को, गधा भी तो है ना बहुत सारा, ले लेंगे एक तो उसको पता भी नहीं चलेगा। इसको एक साथ पहले कर देते हैं, प्लस 2ab cos थीटा, है ना, सिंपली बस अरेंज कर दिए इसको, और यहाँ पे क्या कर दिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए ढंग से फिगर को। ये मैग्नीट्यूड निकालना हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट एक चीज़ और बता देते हैं, तब फिगर को हम डिलीट करेंगे। इसको मान लीजिए अल्फ़ा, क्या मान लेंगे अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बोल देगा कि रिजल्टेंट का हमको वैसा एंगल बताओ जो क्या करता है एक्स एक्सिस से या ए वेक्टर से जो है ना बनाता है एंगल। अगर इधर से दिया हुआ रहेगा तो हमारा बी वेक्टर क्या है ये है, तो पूछ देगा कि बी वेक्टर से बनाने वाला एंगल ये बताओ, ठीक है। इधर से भी बनाओ, इधर से भी बताओ, अल्फ़ा भी और बीटा भी। तो पहले हम अल्फ़ा का जान लेते हैं, उसके बाद वो बन जाएगा, ठीक है। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, है ना, तो p बाई बी, तो p क्या है b साइन थीटा, है ना। पैरेललोग्राम में बता देंगे आपको दोनों तरीके से बताने का, है ना। tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, p बाई बी, a प्लस बी कॉस थीटा, p बाई बी, tan थीटा क्या होता है p बाई बी, tan थीटा निकालिए, थीटा की जगह यहाँ पे क्या अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा p और क्या हो जाएगा b, तो ये क्या हो जाएगा b, तो b हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, और p क्या हो जाएगा b साइन थीटा। तो एंगल निकालना तो सीख गए हैं पहले, लेकिन रिजल्टेंट अभी तक नहीं निकाले हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। उसको साइड मारिए, अभी गोली मारिए इसको, ठीक है कि नहीं, उसको बाद में नोट करिएगा, अभी नहीं। ये हम बस डायरेक्शन निकालना बता दिए, अल्फ़ा रहेगा यहाँ पे। बोल देगा कि रिजल्टेंट का ऐसा एंगल बताइए जो ए वेक्टर के साथ बना रहा है, और पूछे थीटा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर, जो कि एक अलग होगा, ठीक है। बी वेक्टर को अगर मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये वाला जो बी वेक्टर है, बता देते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगा, तो बी वेक्टर ये इसको शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, तो बोल देगा कि नहीं हमको बीटा बताओ, क्या बताओ बीटा बताओ, क्या करो बीटा बताओ। तो उसको भी उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। tan बीटा भी निकाल लीजिए एक बार,
tan बीटा के लिए क्या करना है, एंगल देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल जिसके साथ बना रहा है उसको नीचे लिख रहा है साइड में, ठीक है। और जिसके साथ नहीं बना रहा एंगल, जब अल्फा निकालते थे तो ए के साथ बना रहा था, बी के साथ नहीं बना रहा था, तो इसलिए बी के साथ साइन और कॉस दोनों लिख दिए और ए को अलग कर दिए। अब बीटा जो है वो किसके साथ बना रहा है, बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर को अलग लिख देंगे, क्या करेंगे, अलग लिख देंगे और इसको वैल्यू ज़्यादा देंगे क्योंकि उसके साथ पहले ही हो चुका है नाइंसाफ़ी। ऐसे ए के साथ साइन और कॉस लिख देंगे और बी को जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको अलग कर देंगे और जिसके साथ नहीं बना रहा है उसके साथ साइन और कॉस में इसको लिख देंगे। इसमें भी देखिए अल्फा जो है वो किसके साथ बना रहा है, ए वेक्टर के साथ बना रहा है, तो tan अल्फा ए के साथ बना रहा है, ए को अलग कर दीजिए और बी को साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, बस प्लस लगा दीजिए, है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज़, एंगल, है ना। उसके बारे में अभी फिगर डिलीट कर देंगे बस, इसलिए इसको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो tan अल्फा भी निकालना बता दिया और tan बीटा भी निकालना बता दिए हैं। P/B होता है, tan बीटा निकालेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे करेंगे तो P इधर होगा और B इधर होगा, है ना। फिर से ये करना होगा, इसलिए हम बस इतना ट्रिक समझ लीजिए, क्या एक ट्रिक है कि जिसके साथ एंगल बन रहा बीटा जो है, देखिए बी के साथ बन रहा, बी को साइड कर दीजिए, बी को क्या कर दिए, साइड कर दिए। ए के साथ बना रहा अल्फा एंगल, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ए के साथ अल्फा बना रहा तो ए को साइड कर दीजिए और बी को साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। बीटा जो है वो क्या बन रहा है, एंगल, है ना, बी वेक्टर के साथ बन रहा, बी को साइड कर दीजिए और ए में तोड़ दीजिए साइन और कॉस में, बस इतना याद रखना था। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, नहीं मिटा रहेंगे, ऐसे ही बता देंगे हम, आप बस ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल सा है, ए स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए इसमें और इसमें ये कॉमन है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए और बगल में क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख देंगे, 2ab कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, 2ab कॉस थीटा, क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, है ना, क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट में चला जाएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इतना तो आपको मैंने बताया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो बी स्क्वायर, नहीं पता है कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए, समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, इसको नोट करिए। बस इस बी स्क्वायर को कॉमन किया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा एंगल। एंगल बताइए किसको छोड़ना है और किसको लिख देना है, जो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। जिसके बीटा जो है वो बी वेक्टर के साथ बना रहा है, बी को अलग कर दो और ए के साथ साइन और कॉस में तोड़ दो। अल्फा जो है वो ए वेक्टर के साथ बना रहा है, ए को अलग कर दो, बी के साथ साइन और कॉस में तोड़ दो, समझ में आया, ठीक है। इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है हमारा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अल्फा और बीटा पता ही आपको, रिजल्टेंट के साथ ए वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, रिजल्टेंट का क्या बन रहा है, ए वेक्टर के साथ जो बन रहा है, और बीटा क्या है, जो रिजल्टेंट का एंगल बी वेक्टर के साथ बन रहा है वो क्या है, बीटा है ना। 40 सेकंड के लिए छोड़ रहे हैं आप, इसको ध्यान से एक और बनाइए। बस फिगर मिटाना नहीं चाह रहे थे इसलिए बस नहीं बनाया है। इसको यहाँ से लेकर के सबसे पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको, यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर या क्या है, हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक है। चलिए, जिसको अगर अल्फा और बीटा वाला नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट फिर से बता देंगे, आप खुश, जिसको लग रहा होगा कि है ना हमको अल्फा और बीटा में प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको फिर से बता देंगे, ठीक है। रिजल्टेंट तो निकालने जानते हैं, अभी बताया था कि अगर रिजल्टेंट निकालना हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं। अभी आधा एक घंटा से सिर्फ वही बता रहे हैं आपको कि रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करके उसको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे।
चलिए अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस पे आते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी में हम बता देंगे ये वाला अल्फा और बीटा वाला, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, जो कि 2 वेक्टर का ही है, 2 वेक्टर का ही जोड़ कैसे होता है उसके बारे में है, ठीक है ना। तो उसके बारे में जान लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवा देंगे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला पे, ठीक है ना। या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है। बताइए, ये है वेक्टर हमारा, ये क्या है? ये है वेक्टर हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से एक बार कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं ये वाला को, और एक ये वाला को क्या करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होता है? बीच से ही होता है, जानते हैं आप, है ना। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? बीच में ही कहीं आएगा, है ना। रिजल्टेंट क्या आएगा? इसके बीच में ही आ गया। तो ये कैसा लग रहा है आपको? पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है या रोम्बस की तरह? मान करके चलिए पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। रोम्बस लग रहा है क्या? चलिए इसको पैरेललोग्राम मान लीजिएगा, है ना। अब इसको इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में आपको कुछ लिखवा देते हैं। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अगर बोर्ड में आ गया तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 एडजेसेंट साइड्स, if 2 vectors are represented by 2 adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of parallelogram which are directed away from their common point, पहले लिखवा देते हैं फिर आपको समझाएंगे। देन देयर सम या रिजल्टेंट वेक्टर then their resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram passing away through the common point, बस इतना समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है, जो कि बोल रहा है कि 2 वेक्टर, अगर ये क्या है ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर अगर एक कॉमन पॉइंट से निकले, क्या बोल रहा है कि इफ 2 वेक्टर्स जो है वो क्या हो, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हो और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दोनों दूर जा रहा हो, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये क्या है इसका डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल ही उसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डायगोनल ही क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जो कि कहाँ से अब पास करेगा? कॉमन पॉइंट से इसके पास करेगा, इसके कॉमन पॉइंट के बीच से पास करेगा, ठीक है कि नहीं। अगर ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है तो इसका डायगोनल क्या होगा? कॉमन पॉइंट से ही पास करेगा, इसका रिजल्टेंट ये एक तय बात है। ये क्या एक तय बात है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से बीच पास करेगा? जब एक एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 वेक्टर, तो बीच से करेगा, ठीक है ना। कहाँ से करेगा? बीच से करेगा। और एंगल बिटवीन द वेक्टर तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये थीटा। समझ में आ गया? तो इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। एक बार ढंग से फिगर भी बना देंगे और इसको पहले एक बार नोट करिए, ठीक है कि नहीं, क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो।
चलिए नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम की कमी है, आप समझ सकते हैं। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या एक बी वेक्टर है, ये क्या एक बी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये इसका डायगोनल ही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। डायगोनली क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है तो बताइए कि रिजल्ट इसका थीटा क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी बताया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा निकालते हैं कि नहीं। बस इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए, दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका थीटा भी दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे उसका वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। अब बताइए बात रहा अल्फ़ा और बीटा का, तो अल्फ़ा जो है वो ए वेक्टर के साथ बना रहा है और जो बीटा है वो किसके साथ बना रहा है, बीटा जो है वो किसके साथ बना रहा है, बी वेक्टर के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, बी वेक्टर के साथ बना रहा है, ठीक है ना। तो इसको एक अलग करके हम लिखना चाहे तो लिख देते हैं आपको। देखिए ये क्या है, रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब बताइए जब बीटा रहेगा तो क्या बताया था आपको, tan बीटा किसके साथ बना रहा है, बी वेक्टर के साथ बना रहा है, तो बी को क्या करना, पहले एक छोटा सा ऐसे लिख देना है, और जिसके साथ है नाइंसाफ़ी हुआ है, एंगल इसके साथ जा करके बना लिया है, तो ये को थोड़ा सा वैल्यू देना है, ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, इस तरीके से लिख देना है। समझ में आया। और जहाँ तक अल्फ़ा की बात रहा, किसका रहा बात, अल्फ़ा की बात रहा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है हमारा ए वेक्टर है और ये क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है हमारा बी वेक्टर है। तो अल्फ़ा जो है वो अगर ए वेक्टर के साथ बना रहा है, ठीक है ना, तो tan अल्फ़ा क्या लिखेंगे, जिसके साथ बना रहा है उसको तो हम अलग लिख देंगे इधर, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसको बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा में लिख देंगे। इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से देखिए वीडियो, क्योंकि इससे ज़्यादा गधा मजदूरी कैसे कोई कर सकता है। ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो, ठीक है ना, ए अगर ए दिया हो, बी दिया हो और थीटा दिया हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। अगर पूछ दिए, है ना, एक चीज़ हम गलत कर दिए यहाँ पर, देखिए अंडर रूट नहीं लिखे हैं, अंडर रूट भी कर देना है, ठीक है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, अंडर रूट नहीं भूलना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आर वेक्टर, क्या हो जाएगा आर वेक्टर। लेकिन कोई बोल दे आर स्क्वायर क्या होगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, बराबर के इधर अंडर रूट रहता तो इधर आता तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कब, जब आर स्क्वायर पूछे तब। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो, या आर पूछे या तो आर पूछे, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, है ना, आर वेक्टर का मोड लगा के, या सिंपली आर भी लिख सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड को ही दर्शाता है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ए और बी दिया हुआ और थीटा दिया हुआ हो, तो इसी नाम पे पहले दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए ढंग से। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा गर्मा गर्म, कल तो करेंगे ही, कम से कम 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करेंगे ही, लेकिन आज थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि आपको ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ जो है वो समझ में आ जाए अच्छा से। एक दो क्वेश्चन ही करेंगे बस।
चलिए क्वेश्चन हो जाए पहले, ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, थीटा जो है वो क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करना है, और निकालना हमें क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सब में यही निकालना है, क्या निकालना है, सब में यही निकालना है। पहला में दिया हुआ है कि थीटा अगर 0 डिग्री हो तब क्या होगा, थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो तब क्या होगा, अगर थीटा 45 डिग्री हो तब क्या होगा, और थीटा अगर 60 डिग्री हो तब क्या होगा, और थीटा अगर 180 डिग्री हो तब क्या होगा। ठीक है ना, 45 का भी थीटा 0, 90, 120, 120, 80 करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सारा निकलवाएंगे तो और कॉन्सेप्ट भी बताना है ना। 120 डिग्री और 180 इतना बताइए, तो फिर वो भी बात कर लेंगे, हम कल करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बताइए अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही दिया हुआ है, बी की जगह क्या दिया हुआ है, बी ही दिया हुआ है, प्लस 2ab कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1, तो 2ab हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो 1 में गुना करेंगे तो 2ab, तो ये नहीं लग रहा आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का अंडर रूट, ये r बता देगा। तो r हमारा कितना आ गया, a प्लस बी, क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। cos 0 1 करेंगे तो 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, और अंडर रूट तो अंडर रूट देते ही आ रहे हैं। और जब ये स्क्वायर और अंडर रूट के लिए आपको क्या बताया था, याद है, 1/2 बताया था अंडर रूट के लिए, तो इस अंडर रूट के लिए क्या लिखेंगे, इंटू में 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। इसका देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री की बात करें तो कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, कितना होता है, कॉस 120 कितना होता है, आप वैल्यू कैसे निकालना है जा करके देखिए। ठीक है, एक बार निकाल के बता भी देते हैं। कॉस 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं, और कॉस 90 + 30 किस में आएगा, इसमें आएगा, 90 + 30 इसमें, और इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉस 90 रहता है ना, ऑड नंबर है तो साइन में तब्दील हो जाएगा, माइनस साइन 30। बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3-2 देखिए जा करके, समझ में आ जाएगा। -1/2 होता है क्या, कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 कितना होता है, -1/2 होता है। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब में सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना आ जाएगा, 2ab इंटू माइनस ऑफ 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ab का अंडर रूट। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं क्या चीज़, 180। तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1 होता है, कितना होता है, माइनस ऑफ 1 होता है, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है ना, निकालना बता दिए थे, -1 कैसे होता है, कॉस या तो 180 + 0 लेंगे या तो -0 लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180, यहाँ पे कॉस क्या होता है, निगेटिव, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो इसमें कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि 180 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर का कॉस से साइन नहीं होता है ना, बताए थे लेक्चर नंबर 3 देखिए जा करके, तो कॉस ही रहेगा, और कॉस 0 डिग्री तो -1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो दोनों निकालना हम अपने तरफ से आपको बता दिए हैं। दोनों बता दिए कि कॉस 120 कितना होता है और कॉस 180 कितना होता है। चलिए इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, इस तरीके से r बराबर क्या हो जाएगा बताइए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस ऑफ 1। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। चलिए यहाँ तक नोट करिए, है ना। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, बस ए की जगह 5, बी की जगह 7, ए की जगह 2, ए की जगह बी की जगह 3, थीटा में चेंज करता रहेगा। बनाइए रहिए, है ना। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आर होता है वो ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए माइनस बी। और हमेशा क्या लिखते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर। इसमें ये नहीं कि, है ना, ए अगर 7 दिया हुआ तो और बी 9 दिया हुआ तो 7 माइनस 9 करेंगे, नहीं, 9 माइनस 7 ही होगा, लार्जर माइनस स्मॉलर हो जाएगा, ए और बी बदल जाएगा। ठीक है, लार्जर माइनस स्मॉलर हो जाएगा। बी अगर लार्जर रहेगा और ये छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, बी माइनस ए कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, चलिए थोड़ा सा जल्दी करना होगा आपको, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ तक ख़त्म हो चुका, अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले बस एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ये वाला मिटा रहा है 90 वाला, ठीक है। इसका बस रिजल्ट ध्यान रखिएगा, पीछे कॉपी में देखिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। आर बराबर क्या आ रहा है, ए प्लस बी 0 डिग्री पर, ये देखिए 120 पर ये आ रहा है, और 90 पे ये आ रहा है, और 180 पे ये आ रहा है। बस ध्यान दीजिएगा आप, 0 और 180, ठीक है, 0 और 180। ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम, मतलब कि कोई भी अगर दो वेक्टर लेंगे तो 0 डिग्री रखेंगे, वो आंसर जो आएगा वो सबसे मैक्सिमम आएगा उसका, और जो अगर 180 लेंगे तो वो उसका मिनिमम आएगा। क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये हमको मैक्सिमम बता देगा और ये क्या बता देगा, मिनिमम बता देगा, ठीक है ना। आर मिनिमम बता देगा और ये मैक्सिमम बता देगा। इसमें अभी हम बात करते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आंसर पहले बताइए कि क्या आया था। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री ले रहे हैं तो आर का वैल्यू क्या आया था, ए प्लस बी, जो हमको क्या बताता मैक्सिमम वैल्यू। और सेकेंड जब थीटा 180 डिग्री लेते हैं तो जो आर का वैल्यू आता है वो ए माइनस बी, जो कि लार्जर माइनस स्मॉलर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे, अगर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ है क्या चीज़ 10, और बी क्या दिया हुआ है 5, बी क्या दिया हुआ है 5। अब बताइए जो आर मैक्सिमम होगा वो इसका कितना होगा, 10 प्लस 5 15, और जो आर मिनिमम होगा वो कितना होगा, ए माइनस बी, कितना होगा, ए माइनस बी, ये क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 10 माइनस 5। मतलब कि जब दो वेक्टर को ले रहे हैं तो आंसर जो भी आएगा या तो 5 आएगा, या तो 15 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो क्या आएगा 15 आएगा, या इसके बीच में ही कोई आएगा, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाएगा आंसर, या ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू आना होगा इस वेक्टर का तो वो कितना आएगा 5, और मैक्सिमम वैल्यू आना होगा तो इतना आएगा। इससे ज़्यादा कभी भी 16 नहीं होगा इस वेक्टर के लिए, कभी भी 17 नहीं होगा, कभी भी 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं और 0 नहीं होगा। इसी बात को बताना चाह रहे थे कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ तो उसका जोड़ देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और घटा देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा 0 ले रहा है कि फिर 30 ले रहा है कि 45 ले रहा है कि 90 ले रहा है कि 120 ले रहा है कि 180 ले रहा है। जैसे जैसे हम थीटा लेंगे वैल्यू चेंज होता जाएगा, लेकिन जो भी आएगा 0 डिग्री लेंगे तो 15 आएगा, और 180 लेंगे तो 5 आएगा, और 360 लेंगे, कुछ भी लेंगे, आंसर 5 और 15 के बीच में ही रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा
कि आंसर, तो आप इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन को भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई अगर 16 आंसर दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो 6 लगा दीजिएगा सिंपली, ऐसे भी एक चीज़ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आर मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू होगा ए माइनस बी। और जो भी आंसर आएगा ठीक ठाक हम लोग कुछ भी ले लें, 37, 35, 34, 33, 32, 0 माइनस, आंसर जो भी आएगा वो किसके बीच में आएगा, 5 से 15 के बीच में आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 10 लेंगे और 5 लेंगे वेक्टर, तब अलग वेक्टर लेंगे फिर उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उसी के बीच में रेंज में ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको लिखवा देते हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ पॉइंट है जो आपको लिखवा देते हैं, पहले नोट कर लीजिएगा कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव भी होता है, मैथ में ऐसा प्रॉपर्टी होता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रहेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एक साथ प्लस सी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल, व्हेन दे आर पैरेलल, व्हेन दे आर पैरेलल, व्हेन दे आर पैरेलल। या जब पैरेलल होता है तो एंगल बिटवीन देम कितना होता है, 0 डिग्री, है ना। पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री होगा तो 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और किसके बराबर होगा, दोनों वेक्टर के जोड़ का, ए प्लस बी होगा, जो कि क्या होगा, आर मैक्सिमम देगा, हमारा क्या देगा, आर मैक्सिमम देगा। उसी तरीके से रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, विल बी मिनिमम, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा सेंटेंस, विल बी मिनिमम व्हेन एंटी पैरेलल, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होता है तो बता दीजिए, एक इधर है एक इधर है, तो थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। तो जो आर होगा वो हमारा मिनिमम देगा, वो किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं, जब हमने बोल दिया कि सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर बताएंगे तो बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आधा घंटा और क्यों ना लगे, छोड़ नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट तितर बितर कर जाएगा। आप चाहें तो क्या करिएगा कि पहले आप 1.5 घंटा का लेक्चर कर लीजिएगा, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, है ना, उसके बाद फिर आगे चालू करिएगा। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर अभी 2 लाइन और लिखवाएंगे, ख़त्म कर देंगे, उसके बाद आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद चालू करिएगा एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, है ना। इसके बाद 2 लाइन और लिखवाएंगे, उसके बाद नया टॉपिक चालू होगा। तो बस क्योंकि वो छोड़ दिए तो कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आइए। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, अगर देखिए 2 अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, रिजल्टेंट ऑफ, पहले लाइन लिखवा देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर,
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो, है ना। दो वेक्टर है और दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का बोल रहा है। एक 5 है और एक -5 वेक्टर है, तभी तो जीरो हो सकता है कैंसिल होकर के। लेकिन एक 5 है और एक -10 है, तो कभी भी दो में जीरो नहीं होगा। इस बात को बस लिख लीजिएगा कि दो वेक्टर कभी भी अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन अनइक्वल रहेगा तो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर क्या है, इफ वेक्टर्स आर ऑफ unequal magnitude then minimum ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज में देखा है मैंने। तो देन मिनिमम कम से कम तो 3 कोप्लेनर करने का मतलब कि, है ना, कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, कोप्लेनर करने का मतलब कि एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना, एक प्लेन में ही होना चाहिए। इन्हें कि दो गो इसमें है और एगो ऊपर कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। एगो क्या कर दिए, जेड एक्सिस की कर दिए, तब शायद होगा भी और नहीं भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन है ना, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर तीन वेक्टर ले रहे हैं और तीनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए और तीनों क्या होना चाहिए, कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। चलिए, आपको यहाँ पर हम 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद चालू कर रहे हैं हम लोग एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, ठीक है। अब ले लीजिए थोड़ा सा ब्रेक, है ना। हम तो नहीं दे सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है, तो हम तो दे नहीं सकते आपको ब्रेक, इसलिए आप थोड़ा सा ले लीजिए, है ना। उसके बाद फिर चालू करिएगा, यहाँ से नया टॉपिक होगा चालू। नहीं तो क्या करें, छोड़ दें, क्या करें, छोड़ दें आज, ठीक है। तो थोड़ा सा बच गया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है कि नहीं। तो कुछ 2 टॉपिक और है, बहुत छोटा है, मतलब लगभग आधा घंटा में हो जाएगा, तो कल ही रखते हैं उसको, है ना। लेक्चर 3 में रखेंगे हम लोग वेक्टर का, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा उत्साह हो रहे होगे तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। वेक्टर का लेक्चर नंबर 2, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।